हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ हैं, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी के मन में लगातार ये सवाल चल रहा है, सर बिल्कुल नया पैटर्न है, सवाल कैसे पूछेगा। क्योंकि आपको पता है कि आप लोग का जो पैटर्न है बिल्कुल सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, मतलब 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्लस 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव का तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पिछले बार एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव का पैटर्न है 40 नंबर का, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कहां से पूछे जाएंगे सर? कितने नंबर के पूछे जाएंगे? कैसे सवाल रहेगा? भाई साहब रुक जाइए, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। प्लस पूरा क्वेश्चन बैंक ही, क्वेश्चन पैटर्न ही आप लोगों को मिल जाएगा। जी हाँ, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आज आप लोगों को लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। हर एक दोस्तों को फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इस प्रकार से वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट हूं और आगे और इस प्रकार की वीडियो बनाता रहूं। तो सभी को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जी हाँ, आप ही लोग कह रहे हैं अभी तक शेयर नहीं किए हो तो जल्दी शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा सेशन है क्लास 10 वालों के लिए, बाकी और क्लासेस के लिए भी आएगा। ठीक है, साइंस और फुल मार्क 40, आपको पता है कि सब्जेक्टिव 40 नंबर का होने वाला। सब्जेक्टिव में देखेंगे हम देखिए क्या है उसमें, आप लोग का बिल्कुल ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में 1.5 घंटा मिलेगा, सब्जेक्टिव में 1.5 घंटा। कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगा। सभी प्रश्न अभी आप लोग हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएंगे। कुल 19 प्रश्न पूछ जाएंगे। 1 से लेकर जो 7 तक प्रश्न होगा वो क्या, वो बिल्कुल आप लोग अति लघु उत्तरीय अभी आप प्रश्न दिखाएंगे। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं, हम प्रश्न दिखाते हैं। सबसे पहले इसको देख लीजिए। 7 प्रश्न होगा 2-2 नंबर का, जिसमें 5 सॉल्व करना होगा, 10 नंबर मिल जाएगा। 8 से लेकर 14 तक प्रश्न होगा, इसमें 5 सॉल्व करना होगा। ठीक है, 50 शब्दों में उत्तर देना होगा अधिकतम, और इसमें 3 अंक मिलेगा हर एक प्रश्न के जवाब के लिए। और जो 15 से 19 तक होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 19 है, 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से केवल 3 प्रश्नों को उत्तर देना है, जो 5-5 नंबर करके 15 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब सवालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे और कैसे उसको आपको जवाब देना है। जी हाँ, मॉडल पर अभी जा रही हूँ, बिल्कुल मॉडल पेपर समझ सकते हो, क्वेश्चन पेपर समझ सकते हो, जो समझना है समझ लो। आप लोग एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग का सवाल रहेगा और आप लोग ऐसे जवाब देना होगा। सबसे पहला सवाल हम लोग का है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार के लिए भी हॉट क्वेश्चन है। व्यंजक चूर्ण, जी हाँ दोस्तों, जिसको आप लोग घर में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सर इसका यूज कहाँ करते हैं? घर में देखेंगे फिसलन हो जाता है, जहाँ गिर जाते हैं, भैया गिरना नहीं। ठीक है, तो उस गिरने की जगह पर क्या रख देते हैं हम लोग? व्यंजक पाउडर लगा देते हैं, व्यंजक चूर्ण छिड़काव कर देते हैं, जिससे उसका जो मतलब जो पिछलाव होता है वो हट जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग दोस्तों जो पानी होता है ना, पानी जहां पानी गंदा होता है, पानी को भी साफ करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण, याद रख लीजिएगा, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखिए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ का नाम दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH होल ट्वाइस, या होल ट्वाइस देना। ठीक है, ऐसा CaOH का होल देना और उसमें 2 देना, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किससे अभिक्रिया करता है? ये आप लोग का क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, Cl2 से। ठीक है, और ये अभिक्रिया करके बनाता है CaOCl2 और जल को त्याग कर देता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए। बोलेंगे सर इतना छोटा क्वेश्चन 2 नंबर मिल जाएगा? जी हाँ, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल 2 नंबर मिलेगा। और पिछले बार भी ऐसा सवाल पूछा गया था। पिछली बार का आप लोग सिलेबस उठा के देख सकते हो। आप लोग का 40 नंबर का सब्जेक्टिव था, उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन में अगर छोटा आंसर लिखे है तो बिल्कुल 2 नंबर मिला है, कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है, काटेगा तो मैं हूं खड़ा आप लोगों के साथ। एक ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव तो एक ही होता है दोस्तों, जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, जिसको बोलते हैं मरकरी या फिर पारा। ठीक है, तो ये हो गया, जिसको Hg बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे ना, जब लोग बुखार उखार होता है तो एक थर्मोमीटर होता है, उसमें पारा होता है, तो कमरे के ताप पर द्रव होता है, वो धातु है। ठीक, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एल्काइन का पूछा है, एल्केन का भी पूछ सकता है। तो एल्केन का क्या हो जाएगा? तो एल्केन का याद रखना, Cn होता है H2n और +2, ये होता है एल्केन का। और एल्काइन का है तो ये हो गया। एल्कीन का पूछेगा तो याद रखना Cn होता है और H2n होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? बिल्कुल सही। ये हो गया एल्केन, ये हो गया एल्कीन और ये हो गया हम लोग का एल्काइन। तीनों याद करना, तीनों में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा लिखिए। क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है?
तो जी हाँ, देखिए प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। क्या प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब होता है ओम मीटर, और यह चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। देखिए प्रतिरोधकता R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ये जो है ना रो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, एल्युमिनियम है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चालक की लंबाई कितना लंबा है एल्युमिनियम का तार, उससे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, एल्युमिनियम के लिए अलग होता है, लोहा के लिए अलग होता है, चाहे इतना लंबा लगा लीजिए चाहे इतना लंबा लगा लीजिए, सबके लिए जो रो है वो समान ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि घरेलू विद्युत परिपथों में स्रोत के साथ समांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के दो लाभ लिखिए। बोल रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं उसका दो लाभ क्या क्या है। तो देखिए पहला लाभ है कि प्रत्येक उपकरण को पूर्ण बैटरी वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में भैया जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जो यहाँ हो गया एक, यहाँ हो गया एक, यहाँ सभी में वोल्टेज क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, हाँ धारा बढ़ जाएगा, करंट सब में अलग, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, सब में समान वोल्टेज जाएगा। समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो ये क्या कि अगर समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो वोल्टेज हर एक चीज में समान मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है कि एक उपकरण बंद अथवा खराब होने पर भी अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होते हैं। कैसे सर, तो देखिए ये हो गया हम लोग का समांतर क्रम का, आप लोग थोड़ा सा फिगर देख लो। ठीक है, ये यहाँ जुड़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, यहाँ से धारा बहता है, यहाँ निकल जाता है, सिर्फ सब में धारा रहता है। अब सोचिए यहाँ पर कोई बल्ब लगा है, ये बल्ब फ्यूज हो गया तो इसमें से धारा बंद हो जाएगा, इसमें से धारा प्रभावित हो ही होगा ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक उपकरण हमारा खराब भी हो जाए तो बाकी दो उपकरण क्या काम करें, क्योंकि इधर से धारा बहेगा, आराम से चलेगा जो होगा। ठीक है, लेकिन वही अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इस प्रकार से, एक के बाद एक रहता है, मतलब श्रेणी क्रम रहता है, एक खराब होने के बाद यहाँ करंट नहीं पहुंच पाता, तो अगर ये खराब हो गया तो इस पर भी करंट नहीं आएगा, इस पर भी करंट नहीं आएगा। तो समांतर क्रम का ये लाभ है, अगर एक खराब भी हो जाता है तो बाकी दोनों हमारा ओके है भाई साहब। अगला सवाल है, एक अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। अनुवांशिकता बहुत बात सुने हैं आप लोग अपने आसपास में। तो देखिए क्या है, माता पिता के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही अनुवांशिकता कहलाता है। मतलब आपके माता पिता में जो गुण है, आपके माता पिता लंबे हैं तो आप भी लंबे होंगे। ठीक है, आपके माता पिता से जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसे ही अनुवांशिकता कहते हैं। देखिए होंगे ना, किसी के माता पिता गोरे हैं तो बेटा भी गोरा हो जाता है, लड़की भी गोरी हो जाती है। तो वो जो गुण होता है ना, अब गुण, अब ये नहीं कि हाँ गोरा है तो गोरा ही होगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब जो गुण ट्रांसफर होता है वही अनुवांशिकता होता है। ठीक है, दिखते हैं चेहरा एक जैसा होता है, ठीक है, बहुत सारा गुण भी मैच कर जाता है, लंबे होते लंबे हो जाते हैं, तो उस प्रकार से दूसरी मतलब माता पिता का गुण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है तो उसे हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। ये 7 सवाल था जिसमें से केवल आपको 5 सवाल सॉल्व करना था, 7 तो नहीं करना है, 5 का जवाब देना है, 10 नंबर मिल जाएगा भैया, पॉकेट में घर लीजिए, भर लीजिए और आगे बढ़िए 8वां नंबर में। अब दोस्तों जो 8 से 15 तक सवाल है, 8 से 15 तक जो सवाल है उसमें आपको 3-3 नंबर का है। ठीक है, इसमें भी 5 सवाल आपको सॉल्व कर, देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक मिनट यहाँ पर 8 से 14। ठीक है, 8 से 14, इसमें भी 7 सवाल है जिसमें से केवल 5 सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है, तो 5 दिया 15 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, तो उधर 10 मिल गया। चलिए 15 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया के क्या अर्थ है, एक एक उदाहरण दे। देखिए उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, ध्यान से सुनिएगा। उष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कैसी अभिक्रिया, एक ऐसा अभिक्रिया होगा जिसमें उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब आपको खुद उष्मा मिल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। सर उदाहरण बताइए। तो आप लोग चूना को पानी में घोल के रख दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है इसको पानी में रख दीजिएगा, देखिए पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो गर्म हो गया मतलब कि अब हीट हो गया, हीट उत्पन्न हो रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ये हो गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप लोग देखे होंगे ना, जब चूना को पानी में डालते पूरा बड़ा फूटने लगता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या अब हमको हीट मिल रहा है तो ये बन जाएगा COH होल ट्वाइस और प्लस उष्मा मिल जाता है। तो इस प्रकार से अनेकों अभिक्रियाएं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभिक्रिया नहीं दिया है, आप लोग NCERT से अभिक्रिया देख लेना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता ही दूंगा। तो याद रखना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि हमें उष्मा मिलती है, जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चाहे उष्मा उत्पन्न हो मतलब उत्सर्जित हो, मतलब हमें उष्मा मिले तो क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। और उष्माशोषी, नाम में ही लिखा है शोषी, शोषी मतलब शोषण, जिसमें उष्मा का शोषण होता है, दोहन होता है, यानी कि हमें उष्मा देना पड़ता है अभिक्रिया कराने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें
जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे उष्मा शोष्य अभिक्रिया कहते हैं। बस सिंपल सा, शोषी तो शोषण, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे उष्मा शोष्य अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उसमें हमें खुद को खुद उष्मा देना पड़ता है, अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा देना पड़ता है हमको, ठीक है। इसमें हमें उष्मा मिलता है, इसमें हम ही को देना पड़ता है, समझो, एक दूसरे का उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो देखिए, दही और खट्टे पदार्थ कैसा होता है भैया, खट्टा होता है, मतलब अम्ल होता है ना। तो दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, और अम्ल क्या करता है, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है ना, धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। याद रखिए, जब भी अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया करेगा, दुनिया का कोई भी धातु आ जाए और अभिक्रिया करेगा तो लवण और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। अब देखो क्या होता है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखने से यह अम्ल से अभिक्रिया कर लेते हैं। कौन, पीतल और तांबा, किससे, अम्ल से। क्या बना देता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो जब इसको रखते हैं, पीतल और तांबे के बर्तनों में अम्ल या खट्टे पदार्थ रखते हैं, तो मतलब दही और खट्टे पदार्थ रखते हैं, तो क्या होता है, यह अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है और बर्तन संक्षारित हो जाता है। हम लोग कई बार देखे होंगे पीतल का कोई भी कटोरा होगा कोई भी, तो यह संक्षारित मतलब क्या बोलता है ना, इसको जंग लगना टाइप हो जाता है ना। तो ही अगर उसमें अम्ल कुछ टच हो जाएगा तो वो हो जाता है। कभी कभी चम्मच में आप लोग देखेंगे, चम्मच जो होता है, चम्मच में यह छेदा छेदा टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो अम्ल से अभिक्रिया करने के टाइम कारण होता है, तो इस वजह से बर्तन खराब हो जाता है, और इस वजह से खाना भी उसमें रखा खराब हो सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें नहीं रखते हैं अम्ल या दही एवं खट्टे पदार्थ, किसमें, पीतल और तांबे के बर्तन में। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो हाइड्रोकार्बन भैया दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल आबंध से जुड़े होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल आबंध से जुड़े होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। अब बोलेंगे सर कैसे, तो मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। अब इसमें ये इसमें तो खाली कार्बन ही हाइड्रोजन ही है, चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एथेन को ले ले, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, एक मिनट, C2H6। इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 बॉन्ड C हो गया, और 3 और इधर 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ सारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब जो कार्बन 2 को परमाणु है, देखिए तो उनके बीच में के गो बॉन्ड दिख रहा है, तो बोलेंगे सर हमको तो एक ही को बॉन्ड दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ये वाला देखिए, एक बॉन्ड दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है आप लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बोले सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो देखिए आगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सर ये कैसे होता है, तो देखिए एथीन, सबसे पहले उदाहरण के लिए एथीन। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, एथीन कौन ग्रुप का है, एल्कीन। ध्यान दीजिएगा, एल्केन ग्रुप का जितना सारा है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन तक, आप लोग का आगे जो भी है सब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि अगर आप लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखना चाहते हैं तो एल्कीन ग्रुप का जितना आएगा और एल्काइन ग्रुप का जितना आएगा, सारा चीज। अब बोलेंगे सर एल्कीन एल्कीन एल्काइन कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर जानते हैं थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन मतलब एथीन, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, एथीन का होता है C2H4। तो अब 2 को कार्बन हो गया, हाइड्रोजन के को इधर 2 को जाएगा, इधर 2 को, चारों खत्म हो गया। अब देखिए कार्बन को तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन 3 बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर और एक बॉन्ड हो रहा है, मतलब कार्बन कार्बन के मिक्स ना डबल बॉन्ड हो रहा है, देख सकते हैं द्विबंध हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम एथाइन को देखेंगे, ठीक है, एथाइन में देखें क्या हो जाए, एथाइन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक, उसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर एल्कीन मतलब एथीन में हो रहा है द्विबंध, और एल्काइन देखेंगे तो वहां पर त्रिबंध हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सब होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 11 नंबर सवाल बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर का वस्तु को देख सकता है। तो कैसा है, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष क्या है, कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अब आप कहीं जाएंगे, बोले दूर रखा वस्तु आप देख पा रहे हो आराम से क्लियरली, बट सामने जब किताब पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ पा रहे हो, यानी कि आपको कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। अब दूर का सामान में जो दूर में जो सामान है उसको तो देख ले रहे हो, बट सामने जब किताब है उसी को नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब सामने के वस्तु को आप नहीं देख पा रहे हो, दूर का वस्तु को देख पा रहे हो, तो आपको दूर दृष्टि दोष है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष है। और इस दोष को दोस्तों ठीक कौन सा लेंस करता है, उत्तल लेंस। तो इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस के बने एक चश्मे का प्रयोग किया था, चश्मा अच्छा बनना
ठीक है, चश्मा पहनना उत्तल लेंस का, ठीक हो जाएगा अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। आगे बढ़िए दोस्तों, चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, यानी R इक्वल टू V/I। ठीक है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर यानी कि वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को यानी बटा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। समझ गए? चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, यहाँ पर कमेंट देना, क्या बोलता है, कॉमा देना। चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। R इक्वल टू आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, ρL/A। यानी जो प्रतिरोध है किस किस पर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहली बात चालक की लंबाई पर, L यानी लंबाई पर, A एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और रो यानी कि काट जो पदार्थ है चालक का, एल्युमिनियम का है, तांबा का है, पीतल का है, सोना का है, चांदी का है, किसका है, उस पर डिपेंड करता है। सबका जो रो होता है अलग अलग होता है, यानी पदार्थ जो प्रतिरोधकता होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। बस ये फॉर्मूला याद रखना, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर नियम बताएं। भाई साहब किसका नियम बताएं? इस वाले ओम का नियम बताएं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ ओम होता है। ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा के संबंध लिखिए, प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ओम का नियम क्या है देख लीजिए। नियत ताप पर, नियत मतलब क्या, ताप समान होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मतलब भैया 15 डिग्री है तो 15 डिग्री पूरा पूरी होना चाहिए, मतलब जो आप देख रहे हो उस समय ये बदलाव नहीं होना चाहिए। तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, उसे ही ओम का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, याद कर लीजिए, जिंदगी में बहुत काम आएगा। ओम का नियम क्या है कि नियत ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि तापमान में बदलाव नहीं होगा। अगर 30 डिग्री में देख रहे हो 30 डिग्री में देखिए, 15 डिग्री में देख रहे हो तो 15 डिग्री में ही देखिए। क्या कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। किसी चालक का वह गुण, देखिए ओम का नियम का क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू IR। ठीक है, जैसे ये चालक है, ठीक, इसके सिरों पर कुछ वोल्टेज भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, नियत ताप पर तापमान समान है, इसका बदलाव नहीं, ना इसको गर्म कर रहे हैं ना ठंडा कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर में है। किसी चालक के सिरों पर जो उसमें विभवांतर प्रवाहित हो रहा है, वोल्टेज जो प्रवाहित हो रहा है V, ठीक है, ये क्या होता है, जो धारा होता है और उसके समानुपाती होता है। मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना धारा बढ़ेगा। समझ रहे हो, यही होता है समानुपाती। मतलब एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरा चीज बढ़ जाएगा, और धारा को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो धारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब विरोध, किसका विरोध, तो धारा का विरोध। मान लीजिए कंडक्टर है, चालक है, इसमें धारा बह रहा है, तो इसमें जो विरोध उत्पन्न हो रहा है ना, जिसको रोक रहा है धारा को, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो समझ गए हैं, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है और उसका दो गुण लिखना है। ठीक है, तो देखिए, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबक क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए क्या बोल रहा है कि वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर उतना डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा, नॉर्थ साउथ हम ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर नॉर्थ इधर साउथ मान लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इधर से निकल के इधर घुसता है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। हाँ, तो देख लेना, नहीं तो फिर देख के आपको बता दूंगा। तो ऐसे ऐसे, तो यही जो है ना, यही सब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक, तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र मुक्त कर, यहाँ पर कुछ पॉइंट मिसिंग है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। चलिए इसको देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण जो है उसको देख लीजिए। क्या क्या दो गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना दोस्तों, अभी देखें आप लोग कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, हमेशा इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा, मतलब जो होगा वो सटेगा नहीं, वो कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं और चुंबकीय बल ज्यादा होता है। समझो, कहीं इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ सामने सामने है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है। अब कहीं दूर दूर है, ठीक है, तो जहां जितना निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगा वहां क्या होगा,
बहुत ज्यादा चुंबकीय बल होगा। समझ रहे हो। अगला सवाल है, अब दोस्तों जो है 14 तक समाप्त हो गया 3 नंबर वाले। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, 15 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। 5 नंबर वाले सवाल, 5 नंबर या सवाल पॉकेट में भर के घर ले जाना है। 3 सवालों को सॉल्व करना है और 15 नंबर लेना है। तो किस किस प्रकार से सवाल पूछेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार छप चुका है और इस बार भी प्रबल संभावना है एग्जाम में छपने का। श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले श्रेणीक्रम क्या है, तो प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन, क्या प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती हो उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। मतलब सर, मतलब लोग फिगर में देखिए, ये प्रतिरोधों का संयोजन है जिसमें धारा क्या, इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है और आई ही निकल जा रहा है। मतलब सब में समान धारा बह रहा है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन देख सकते हो जिसमें सभी में विद्युत धारा समान बह रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। समझ रहे हो। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जब किसी प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा होता है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा होता है, इस प्रकार से जो संयोजन बनता है उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार भी बोल सकते हो, या फिर जो मैंने लिखा है सिंपल सा उसको बोल देना कि ऐसा संयोजन जिसमें समान धारा बहती है उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। और इसको प्रूफ कैसे करना है देख लीजिए। सिंपल से एक फिगर आप लोग ऐसे लेना है, जो प्रतिरोध उसको जोड़ देना है, V1 V2 V3 दिखाना है। सब इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3, सब में अलग अलग वोल्टेज है। इसमें V प्रवाहित हो रहा है, वोल्टेज जा रहा है V, धारा I प्रवाहित हो रहा है। बस ये चीज आप लोग को दिखा देना है। अब देखिए क्या हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। तीनों श्रेणीक्रम में जुड़ा है, ये श्रेणीक्रम संयोजन है, ठीक है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सा धारा कितना बह रहा है, तो बोलेंगे सर I बह रहा है। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। इसके सिरों पर विभवांतर क्या है, यहाँ से यहाँ V1 है, यहाँ से यहाँ V2 है, यहाँ से यहाँ V3 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब हम लोग इसमें ओम का नियम लगाते हैं। हम लोग अभी बताएं कि ओम का नियम अभी देखें क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो ओम के नियम से V इक्वल टू IR, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए हर एक प्रतिरोध पर हम ओम का नियम लगाएंगे। जैसे R1 पर लगाएंगे तो क्या हो जाए, V इक्वल टू IR1। R2 पर लगाएंगे तो V इक्वल टू IR2। R3 पर लगाएंगे तो V इक्वल टू IR3। यहाँ पर तो हम लोग का 2, 3, 4 इक्वेशन ले लिए, ठीक। और हमको पता है कि जो कुल विभवांतर है ना वो V है। क्या है, V, यानी कि V इक्वल टू हम लग सकते हैं कुल विभवांतर क्या है, V, यानी कि V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो वही हम लिख लिए यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। ठीक है, यहाँ पर देखिए V के जगह हम क्या लिख देंगे, IR, यहाँ IR लिख दिए। V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3, सबको लिख दिए। और ये देखिए हम लोग का बन गया ये वाला समीकरण। अब इधर सब में I है, सब में I कॉमन ले लिए, इधर से I, इधर से I कटिंग, तो इधर से I क्या, R बचेंगे, तो R बचेंगे तो R यहाँ लिखेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बस लिख लो कॉपी में और रिवीजन कर लो, फुल नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए और इसके 2 उपयोग लिखिए। विद्युत मोटर क्या है सबसे पहला, और उसका सिद्धांत क्या है देखिए। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सिंपल सा है, क्या है विद्युत मोटर, ये एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मतलब आप लोग देखे होंगे मोटर लगाता है ना, फैन में मोटर लगाया, पंप में मोटर लगाया, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी लेता है, वो घूमने लगता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बदल गया, यांत्रिक ऊर्जा बदल गया। और कहाँ से कैसे बदल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसको विद्युत ऊर्जा मिल रहा है, उसको करंट मिल रहा है। तो करंट ले रहा है और वो घूम रहा है, तो यानी कि जो करंट ले रहा है वो हो गया विद्युत ऊर्जा और जो घूम रहा है वो हो गया यांत्रिक ऊर्जा। समझ रहे हो। सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या, विद्युत मोटर जो है ना वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र रेखा में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है और इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा सिद्धांत पूछा तो मैंने सिंपल सा सिद्धांत लिख दिया कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये देखिए धारावाही चालक है, ठीक है, और ये देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल चुंबक का इस क्षेत्र में रख दिए इसको, तो इस पर एक बल आरोपित होता है। कैसा बल आरोपित होगा, देखिए इस पर नीचे क्यों लगेगा, तो इसको ऊपर ऊपर क्यों लगेगा, तो फिर जब इस पर इस तरह घूमता रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से घूमता रहेगा। तो जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है और इस बल की मदद से क्या विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती रहती है। यानी कि ये निरंतर घूमता रहता है, यहाँ मोटर घूमता रहता है जिससे कोई जोड़ता है साफ और इससे जो भी जोड़ देगा वो चीज घूमता रहता है।
समझ रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए फिगर को, ये चुंबक है हमारा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। ये एक आयताकार कुंडली है, इसको हम और डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को दो छोटा छोटा बूस्ट लगा रहता है यहाँ पर गोल गोल, ठीक है, और इस प्रकार से ये घूमते रहता है, समझ रहे हो, और यहाँ से घूमते रहता है। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता रहता है यार। यहाँ से आप लोग को कोई भी चीज जुड़ा रहेगा वो चीज घूमता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे और इसको डिटेल में बताएंगे हम अलग से जब विद्युत मोटर पढ़ाएंगे तब। 17 नंबर है धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए अंतर देख लीजिए, 5 अंतर मैंने लिखा है क्या। सबसे पहला अंतर है धातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होते हैं और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। सबसे पहला धातु का ऑक्साइड, याद रखिएगा धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्यों? क्यों क्षार जो होता है लाल को नीला करता है। अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है और नीले को लाल कर देता है, समझ लीजिए। नीला को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। और अधातु ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और क्या बनाता है? धनायन बनाता है। धनायन तो होगा ही भाई साहब, इलेक्ट्रॉन देगा तो धन तो बनेगा ही ना, पॉजिटिव ही आएगा। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है और अधातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है और ऋणायन बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर क्या है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। धातु हमेशा याद रखिए, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि धातु जो अम्ल से अभिक्रिया करती है क्या बनाती है? अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण देती है, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। अधातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं होता है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यह जलीय विलयन में धनायन बनाती है। धातु क्या जलीय विलयन में धनायन बनाती है और ये जल विलयन में ऋणायन बनाती है। अपचायक की तरह कार्य करती है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, ठीक है। मतलब ये अपचायक की तरह कार्य करेगी और ये उपचायक की तरह, अपचायक और इसको उपचायक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 डिफरेंस हम आप लोग को बता दिए। अब जो 18 19 है दोस्तों, ये बायोलॉजी से आप लोग का सवाल है। सबसे पहला सवाल है वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए बताते हैं। वंशानुगत लक्षण मतलब वंश के आधार पर जो लक्षण बढ़ता है एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में। तो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को ही वंशानुगत लक्षण कहते हैं। क्या है कि माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले जो लक्षण है उन्हें ही क्या बोलते हैं? वंशानुगत लक्षण। यह डीएनए पर निर्भर करती है। बताया ना कि डीएनए आप लोग सुने होंगे। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है और एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में क्या ये जाता रहता है। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो देखिए क्या है, मेंडल ने 2 विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे का चयन करके उनमें पौधे उगाए थे। सबसे पहले दो प्रकार के मटर के पौधे लिए थे। लंबे पौधे तथा बौने पौधे का संकरण कराकर प्राप्त संतति में लंबे व बौने पौधे की गणना की। मतलब एक पौधा लंबा लिया था और एक बौना लिया था। प्रथम संतति F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का भी नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। जो प्रथम संतति प्राप्त हुआ उसमें क्या सभी पौधे लंबे निकल गए। दोनों लक्षणों में से केवल एक लक्षण दिखाई दिया था, लेकिन दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। मतलब जब पहली पीढ़ी में संतान हुआ तो देखा सभी लंबे थे, मतलब चूंकि एक लंबा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया, लेकिन जब पहली पीढ़ी से जब इसको संतान प्राप्त हुआ मटर से तो ये लंबा हुआ, छोटा नहीं हुआ। अब जब दूसरी पीढ़ी F2 आया, ठीक है, अब इससे जो अब संतान प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो लंबे नहीं थे बल्कि उनमें से 1/4 बौने पौधे थे। इस पर स्पष्ट हुआ कि किसी भी लक्षण के 2 विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यानी कि क्या वंश में जैसा होगा वैसे ही होगा। जैसे लंबे थे तो लंबा हो रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब जो उसके आधार पर लंबा बना और फिर बौना था उसके साथ क्या लिखा है कि उसमें बौना भी बन रहा है। तो इस पर स्पष्ट हुआ कि कोई भी गुण बेकार नहीं जाएगा, लंबा है तो लंबा भी बनेगा और बौना भी बन सकता है। तो लक्षण के 2 विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। वंश के गुण जैसे होगा वैसे बनेगा। 19 नंबर का ए है, यहाँ देख लीजिए, ये तो हो गया बी। चलिए, जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ में अंतर बताइए। ये लास्ट सवाल है और इसी प्रकार से आप लोगों को 19 सवालों का जवाब देना है। मतलब 19 का जवाब नहीं देना है, आप लोगों को बताई दी 7 में से 5 देना है, उसी प्रकार 19 में से टोटल कितना देना है, 15 का जवाब या 14 का जवाब देख लेना। देखिए, जैव निम्नकरणीय क्या है? ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर गैस, जैसे गोबर। क्या है जैव निम्नकरणीय? क्या है? ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। ये पदार्थ जीवाणुओं, बैक्टीरिया तथा अपघटित हो जाते हैं, जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब कह सकते हैं जो मिट्टी में मिल जाता है ना, वो है जैव निम्नकरणीय। कागज वो क्या है? जैव निम्नकरणीय। प्लास्टिक बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं, वो मिट्टी में नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, अजैव निम्नकरणीय क्या है? ये वे अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानिरहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, जैसे डीडीटी, प्लास्टिक।
मतलब इसे आप गला नहीं सकते हो, मिट्टी में मिला नहीं सकते हो, तो क्या हो गया, अजैव निम्नकरणीय। ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं तथा बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते, और कोई भी जीवाणु इसको तोड़ नहीं पाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में प्लास्टिक देते हैं, सालों साल एकदम मिट्टी में दबा रहेगा, फिर भी वो नहीं गलेगा। लेकिन अगर आप कागज रख दो, कोई पत्ता रख दो, तो कब 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 का खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से है। बोल रहा है क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नकरणीय। तो देखिए, वो ये पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित हो जाते हैं, वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए जाने वाले एंजाइमों की मदद से कुछ समय के अंतराल में सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब क्या जैव निम्नकरण क्यों होता है, क्योंकि जो कुछ जीवाणु होते हैं जो स्रावित करते हैं कुछ एंजाइम, और उस एंजाइम जो स्रावित करता है, मान लीजिए यहाँ पर कागज का टुकड़ा है, कुछ छोटे जीवाणु है, वो जो एंजाइम स्रावित कर रहे हैं उससे ये क्या कागज गल जाएगा। ठीक है, जैसे जैविक खाद जैविक खाद भी छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ना, गोबर को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। आगे देखिए, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या बोल रहा है, जैविक प्रक्रमों से अपघटित नहीं होते हैं, उसको जो छोटे जीवाणु होते हैं उसको अपघटित नहीं कर पाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय है और यह लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। उदाहरण से क्या, जैसे मानव निर्मित प्लास्टिक, प्लास्टिक को गला सकता है, सड़ा सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ही है। तो ये चीज था आप लोग का। इसी प्रकार से 19 सवाल पूछ जाएंगे, और वीडियो अच्छा लगा कि नहीं कमेंट में जरूर बोलिएगा। और इसी प्रकार से और इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बोलना, सभी को शेयर जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होऊंगा। चलिए, सो लव यू ऑल, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। इसी प्रकार से पढ़िए और धमाका मचाइए। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।